हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ्स 2। मैथ्स 2 में हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। यूनिट 1 का आज लेक्चर 7 है और आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस 5 कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जनरल सॉल्यूशन सीएफ और पीआई को ऐड करके मिलता है। सीएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं और पीआई को कैलकुलेट करने के अब तक हम 4 केस कंप्लीट कर चुके हैं। आज पीआई को कैलकुलेट करने का 5वां केस है और पीआई को कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला होता है पीआई इक्वल टू 1/fd इंटू क्यू। यहां पर जो एफ डी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में y का कोफिशिएंट, और जो q है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। अब q के ऊपर डिपेंड करता है कि पीआई का केस कौन सा है। अब तक हम पीआई को कैलकुलेट करने के 4 केस पढ़ चुके हैं। केस नंबर 1 में q e की पावर ax होता है। q क्या है? e की पावर ax। तो केस नंबर 1 में q की जगह पर क्या आता है? e की पावर ax। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको e की पावर ax दिखाई देता है तो इसका मतलब वो कौन से केस का क्वेश्चन है? केस 1 का क्वेश्चन है। और इस केस में हम d के प्लेस पर a पुट करते हैं। d के प्लेस पर a पुट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें केस नंबर 2 की, तो केस नंबर 2 में q की जगह पर साइन ax या फिर कॉस ax हो सकता है। साइन ax या फिर कॉस ax हो सकता है। और इस केस में हम डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं केस नंबर 3 की, तो केस नंबर 3 में q के प्लेस पर x की पावर n या फिर कोई पॉलिनोमियल हो सकती है ना, पॉलिनोमियल। बोलो बात समझ में आ रही है? ये हमारा केस नंबर 3 में होता है। और केस नंबर 3 में हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम के 4 स्पेशल केस के फॉर्मूले नोट करवा रखे हैं, वही फॉर्मूले इसमें अप्लाई होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें केस नंबर 4 की, तो केस नंबर 4 कोई नया केस नहीं होता है। इस केस के अंदर जो Q होता है वो आपका e की पावर ax इंटू vx की फॉर्म में होता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, केस नंबर 4 में e की पावर ax तो 100% होगा, इसके साथ में कोई दूसरा फंक्शन होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, e की पावर ax को बाहर निकाल देते हैं, है ना, e की पावर ax को बाहर निकाल देते हैं और d को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस a से। तो हमारा जो केस नंबर 4 है वो या तो केस नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाता है, या केस नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर केस नंबर 5 में भी कन्वर्ट हो जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये 4 केस अब तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां केस पढ़ेंगे और 5वें केस में क्यू की जगह पर आपको x की पावर n cos a लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर x की पावर n sin ax लिखा हुआ मिल सकता है। यहां पर जो n है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है ना। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर x की पावर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, दोनों ही केस में। क्लियर है? चलिए, अब इस केस में एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है जो मैंने यहां पर लिख रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है। तो ये इस केस में भी यूज होगा और इसके बाद मैथ्स 2 में आगे भी कई जगह पर यूज होगा, और स्पेशली यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज है, तो सभी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए, आपने इस फॉर्मूले को कॉम्प्लेक्स नंबर में कई बार पढ़ रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में पढ़ते हैं। देखो, इस तरह का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत बार पढ़ रखा है और इसका यूज भी कर रखा है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहां पर यूज करेंगे। देखो, यहां पर जो मैंने लिखा है, यहां पर हमने थीटा की जगह पर ax लिखा है, क्योंकि यहां पर इस केस के अंदर आपको कहीं पर थीटा दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई देगा x।
और x का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट भी हो सकता है। तो देखो x का कोफिशिएंट यहां पर क्या a है, तो a की जगह पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरह से इसका कोफिशिएंट हो सकता है। तो e की पावर आयोटा ax क्या हो जाएगा, देखो यहां पर थीटा का काम ax कर रहा है, तो cos ax प्लस आयोटा साइन ax हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यहां पर एक्चुअल में यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है ना। पहले आप लोगों ने बहुत बार छोटी क्लासेस में, मतलब 11 12 में बहुत बार इसको पढ़ा है। अब आगे देखो, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। देखो इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस फॉर्मूले में जो ये वाला पार्ट है cos ax, ये आप जानते हैं कि ये रियल पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो है वो रियल है और ये वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी है। उसी चीज को मैंने नीचे लिखा है, जो cos ax है वो रियल पार्ट है। अब किसका रियल पार्ट है, इसी का तो रियल पार्ट है। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके इक्वल है, तो इसका मतलब जो cos ax है वो e की पावर आयोटा ax का रियल पार्ट है, और जो sin ax है वो आपका e की पावर आयोटा ax का क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां पर ip का मतलब है इमेजिनरी पार्ट और rp का मतलब है रियल पार्ट। तो ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब आपको करना क्या है, जब आप पीआई कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को, जब आप पीआई कैलकुलेट करेंगे तो उसमें cos x की जगह पर, cos x की जगह पर आप लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ax। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब cos x के प्लेस पर आपको ये लिखना है। बोलो बात समझ में आ गई। और sin x के प्लेस पर, sin x के प्लेस पर आपको लिखना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ax। ये काम आपको यहां पर करना पड़ेगा, और जैसे ही आप ये काम कर देंगे उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, मतलब केस 5 का जो क्वेश्चन है वो केस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केस 4 में, और उसके बाद वो केस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो केस नंबर 5 है ये पहले केस नंबर 4 में कन्वर्ट होगा और उसके बाद केस नंबर 3 में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद हम उसको केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे, अभी आपको समझा देता हूं कैसे। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में q की जगह पर x की पावर n cos ax हो सकता है, या फिर x की पावर n sin ax हो सकता है। यही दो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, तो हमारा पीआई का फॉर्मूला क्या होगा, 1/fd। अब यहां पर q आ जाएगा x की पावर n cos ax, और इस केस में यहां पर x की पावर sin ax आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। ये हमारा हो गया एक तरह से स्टेप नंबर 1। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें इस cos ax की जगह पर, cos ax की जगह पर लिखना है रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ax। ध्यान से समझना मेरी बात को, cos ax की जगह पर लिखना रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ax। तो अगर मैं इसकी जगह पर लिख दूं कि रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ax, मतलब हम cos ax को हटा दें और इसकी जगह पर ये लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x। अब जरा ध्यान दो, देखो रियल पार्ट को तो हमें स्टार्टिंग में लिखना है, रियल पार्ट को कहां लिखना है, स्टार्टिंग में, और यहां पर cos ax की जगह पर आ जाएगा e की पावर आयोटा ax। बोलो बात समझ में आ रही। अब हो सकता है कोई ऐसा सोचे सर आपने इसको स्टार्टिंग में क्यों लिखा, यहीं पर लिखो, तो आप लिखना चाहे तो यहां पर भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ये रियल पार्ट ऑफ को बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैंने किया क्या, cos x के प्लेस पर रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ax को पुट कर दिया। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, अब क्योंकि cos x हट गया, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, e की पावर आयोटा x और रियल पार्ट ऑफ, ये क्या लिखा हमने, रियल पार्ट ऑफ। सिमिलरली यहां पर sin x की जगह पर हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ax। ये आपको यहां पर पुट करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x। इमेजिनरी पार्ट को स्टार्टिंग में लिखना है और यहां पर e की पावर आयोटा ax लिखना है। बोलो बात समझ में आ गई, दोनों केस समझ में आ गए, मतलब यहां पर ये भी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में अब आपको आ गया होगा। अब आगे देखो करना क्या है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा केस नंबर 4 बन चुका है। भाई जब आपने cos x की जगह पर e की पावर आयोटा x पुट कर दिया है ना, और यहां पर भी कर दिया, तो अब जरा ध्यान से देखो, अब ये कौन सा केस बन गया, केस नंबर 4 बन गया। क्यों, क्योंकि केस नंबर 4 में
ई की पावर एक्स होता है और साथ में कोई दूसरा फंक्शन होता है। तो अगर आप यहां पर देखें तो ई की पावर आयोटा एक्स, भैया ई की पावर एक्स ही तो है, यहां पर ये क्या हो गया, ये एक्स का कोफिशिएंट हो गया, है ना। तो इसका मतलब यहां पर ई की पावर आयोटा एक्स है और यहां पर इसके साथ में एक दूसरा फंक्शन है एक्स की पावर एन, सेम चीज यहां पर है, दूसरा फंक्शन एक्स की पावर एन। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें, केस 4 में। केस 4 में कन्वर्ट हो गया भाई, यहां पर भी और यहां पर भी। अब आगे देखो करना क्या है। अब केस 4 में हम क्या करते हैं, हम ई की पावर को बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम है जब हम ई की पावर को बाहर निकालते हैं तो हम करते क्या है, डी को रिप्लेस कर देते हैं डी प्लस एक्स के कोफिशिएंट से। अब एक्स का कोफिशिएंट कितना, आयोटा ए। तो इसका मतलब अगर मैं ई की पावर आयोटा एक्स को बाहर निकालना चाहता हूं तो मुझे डी को रिप्लेस करना पड़ेगा डी प्लस आयोटा ए से। तो देखो ई की पावर आयोटा एक्स को बाहर निकाल दिया, है ना, और डी की जगह पर आ गया डी प्लस आयोटा ए, और एक्स की पावर एन ऐसा ही रहा। सेम चीज यहां पर हुई है, यहां पर भी ई की पावर आयोटा एक्स बाहर आ गया और डी की जगह आ गया डी प्लस आयोटा ए। तो मेरे ख्याल से ये अब आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ चुका है तो अब आप इसको ध्यान से देखो। ये केस नंबर 3 का क्वेश्चन बन गया। देखो 1/fd और एक्स की पावर एन, 1/fd और एक्स की पावर एन। बस इसके बाद आपको केस 3 अप्लाई करना है, मतलब आपको बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सिंपल केस है। देखो आपको अगर स्टार्टिंग के 3 केस आते हैं ना, तो आगे वाले जो केस है, आगे वाले जैसे केस नंबर 4 को आपने देखा, केस नंबर 4 भी किसी दूसरे केस में कन्वर्ट हो जाता है, होता है कि नहीं। इसी तरह से केस नंबर 5 भी किसी दूसरे केस में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको स्टार्टिंग के केस अच्छे से आने चाहिए, है ना। सभी केस को आपको सीक्वेंस में कंप्लीट करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं केस नंबर 5 का। देखिए क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखो यहां पर x की पावर n की जगह पर x की पावर 1 लिखा है, इसका मतलब यहां पर n की वैल्यू 1 है, और साइन x लिखा है, साइन x, इसका मतलब a की वैल्यू यहां पर 1 है क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ये हमारा केस नंबर 5 का क्वेश्चन है। अब एक चीज याद रखना, ये x साइन x है, बिल्कुल एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दिया, वहां पर साइन x की जगह कॉस x है, तो साइन x की जगह क्या है, कॉस x है। चलिए सॉल्व करते हैं भाई इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें सी एफ निकालना है। तो सी एफ को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप सब अच्छे से जानते हैं, अगर हम y के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दें तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब यहां से d निकालना है। तो देखो ये तो सीधा सीधा d-1 का फॉर्मूला लिखा है भाई, d-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहां से d की दो वैल्यू आएंगी, 1,1 सेम ही आएंगी दोनों, यानी कि दो रियल और इक्वल रूट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए हम CF का फॉर्मूला लिखेंगे। CF का फॉर्मूला होगा C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x और e की पावर में mx। m कितना है यहां पर 1, तो हमारे पास CF आ जाएगा C1 प्लस C2x और e की पावर में x। तो CF हम कैलकुलेट कर चुके, अब हमें कैलकुलेट करना है PI। अब यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कैसे कैलकुलेट करना है। देखो भाई ये CF आ गया, है ना, ये हमारे पास क्या है, ये FD है, और ये हमारे पास क्या Q है। तो अब हम यहां पर PI का क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो PI का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, PI इक्वल टू 1/f(d) इंटू Q। ये हमारा PI का फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो अगर मैं PI के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं तो ध्यान से देखो जरा, 1/1 देखो, अब FD d-1 का होल स्क्वायर है, आप d-1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और Q कितना है,
एक्स साइन एक्स। बोलो भाई बात समझ में आ गई। तो यहां पर मैंने अभी कुछ नहीं किया, एफडी की वैल्यू पुट की और क्यू को मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब आगे देखो करना क्या है, अब हमें यहां पर साइन एक्स को हटाना है और साइन एक्स की जगह क्या लिखना है भाई, साइन एक्स की जगह पर हम लिखेंगे साइन एक्स कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो साइन एक्स की जगह पर हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स। ध्यान से देखो यहां पर एक्स के साथ में कुछ नहीं है, 1 है ना भाई। जब यहां पर साइन एक्स होता था, अगर साइन एक्स होता था तो हम ई की पावर आयोटा एक्स लेते थे, लेकिन ए की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जो साइन एक्स है वो ई की पावर आयोटा एक्स का क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो चलिए यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ध्यान से देखो जरा, 1 डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 एक्स इंटू ई की पावर में आयोटा एक्स। बोलो भाई समझ में आ गया। साइन एक्स की जगह पर ई की पावर आयोटा एक्स हो गया। अब ध्यान से देखो ये केस नंबर 4 बन गया। अब हम इस ई की पावर आयोटा एक्स को बाहर निकालेंगे, जल्दी से बाहर निकाल देते हैं। देखिए अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं तो बाहर क्या आ जाएगा, 1 अच्छा पहले तो ई की पावर आयोटा एक्स मैंने बाहर निकाल दिया इसको, 1 अब इसको अगर बाहर निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, डी को रिप्लेस करना पड़ेगा डी प्लस आयोटा से। ध्यान दीजिएगा डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस आयोटा से, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट आयोटा है। तो यहां पर हम लिखेंगे डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, 2d प्लस 1 नहीं, डी प्लस 2d प्लस आयोटा और प्लस का 1, और यहां पर अब हमारे पास बचेगा x। ये स्टेप सबको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या करा, d के प्लेस पर, क्योंकि हम इसको बाहर ले गए, तो d के प्लेस पर d प्लस आयोटा पुट कर दिया है ना। अच्छा यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने यहां पर लिखा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर बहुत सारे क्वेश्चन में आपने d माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा, भाई ये पहले भी आ चुका है ना। तो d माइनस 1 का होल स्क्वायर आपने लिखा था, यहां पर आपने इनिशियल एक्सप्रेशन को लिखा, ऐसा क्यों। देखो ऐसा इसलिए किया मैंने, आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको लिखेंगे तो ध्यान रखना, जब आप इसको लिखेंगे d माइनस 1 का होल स्क्वायर और जब आप e की पावर आयोटा एक्स को बाहर निकालेंगे तो आपको d के प्लेस पर लिखना पड़ेगा d प्लस आयोटा और ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो मतलब इसकी जगह पर ये आएगा। अब आपको करना क्या होगा, देखो यहां पर क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आपको यहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अप्लाई करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है ना। मैंने बस इनिशियल एक्सप्रेशन इसलिए लिख दिया कि जिससे आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को ओपन ना करना पड़े। बाकी अगर आप इसको पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और मुझे लगता है सबको याद होगा, मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। चलिए आगे देखो, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो e की पावर आयोटा एक्स 1 अब देखो इसको ओपन करते हैं, डी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर को मैं सीधा 1 लिख दूं क्या, देखो डी का स्क्वायर a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है 1 माइनस 1, तो मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, प्लस 2d आयोटा है ना, 2ab 2d आयोटा माइनस 2d और माइनस का 2 आयोटा और प्लस का 1। तो यहां तक सबको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखो 1 से 1 तो हो गया कैंसिल, अब जो बचा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ध्यान से देखो जरा, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, e की पावर में आयोटा एक्स, e की पावर में आयोटा एक्स। अब यहां पर देखो ध्यान से, डी स्क्वायर बचा, 2d आयोटा बचा, 2d बचा और ये माइनस का 2 आयोटा बचा। देखो हमें क्या करना होगा, आपको मालूम है केस थर्ड में हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें लोएस्ट डिग्री की टर्म को कॉमन लेना पड़ता है। तो जो बची हुई टर्म है इनमें से लोएस्ट डिग्री की टर्म कौन सी है, देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि यहां पर डी नहीं आ रहा है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म को हम कॉमन लेंगे, मतलब -2 आयोटा को कॉमन लेंगे।
तो जिसको कॉमन लेना है उसको मैं स्टार्टिंग में लिख लेता हूं। ऊपर तो 1 है, तो माइनस का 2 आयोटा प्लस डी स्क्वायर, है ना। अब यहां पर देखो, -2 आयोटा को मैंने पहले लिख दिया, फिर डी स्क्वायर। अब ये दोनों बचे, इन दोनों में से 2d कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां पर 2d को कॉमन ले लेता हूं। 2d कॉमन आ गया, बचेगा क्या, आयोटा -1 बचेगा। बोलो भाई बात समझ में आ गई। और यहां पर आ जाएगा x। तो मुझे लगता है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। सिंपल, हमने किया क्या है, एक बार दोबारा बता देता हूं। पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, उसके बाद साइन x की जगह e की पावर आयोटा x पुट किया, है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो आपका साइन ax है वो इमेजिनरी पार्ट है e की पावर आयोटा ax का। अच्छा, एक चीज मैंने यहां पर छोड़ दी है, उसको लिख देता हूं भाई, लिखना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, मैं रियल इमेजिनरी पार्ट तो लिखा ही नहीं। देखो जरा, यहां पर हमें लिखना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ, जैसे ही आप यहां पर साइन एक्स की जगह ई की पावर आयोटा एक्स पुट करते हैं, वैसे ही आपको इमेजिनरी पार्ट लिखना पड़ेगा भाई। मेरी तरह आपको यहां पर इसको भूलना नहीं है। तो यहां पर आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, है ना। ये लिखना जरूरी है। ये कब तक लिखेंगे, क्वेश्चन के एंड तक लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के एंड में जाकर के जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें से हमें केवल इमेजिनरी पार्ट को लेना है। तो ये आपको एंड तक लिखना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट यहां पर लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट ऑफ। चलिए भाई समझ में आ गया, ये आपको लिखना है पूरे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ना, पी आई इक्वल टू, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पी आई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स, ई की पावर आयोटा एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स, ऊपर है 1। अब देखो नीचे से मुझे कॉमन लेना है, ध्यान से समझना। मैं यहां पर इसमें से 2 आयोटा को कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना होता है। तो -2 आयोटा नीचे से लेंगे कॉमन, -2 आयोटा को मैंने नीचे से ले लिया कॉमन। तो अब देखो अंदर क्या बचेगा हमारे पास। मैं अगर इसको कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर तो बचेगा 1 1। अब क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया तो ये साइन निगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस, अब ध्यान से देखो, 1 माइनस डी स्क्वायर, यहां पर क्या बचेगा, माइनस का डी स्क्वायर, तो 1 माइनस डी स्क्वायर, और ये माइनस का 2d। अच्छा, 1 माइनस डी स्क्वायर और अपॉन में 2 आयोटा, अपॉन में 2 आयोटा भी तो होगा, माइनस 2d, माइनस 2d आयोटा -1 और अपॉन में 2 आयोटा, ये हमारे पास बच जाएगा, और इनटू में x। बोलो भाई बात समझ में आ गई। अब यहां पर ये 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट मेरे पास बचा है, ये पूरा ब्रैकेट डिनोमिनेटर में, क्या मैं इसको उठा के न्यूमिनेटर में ले जा सकता हूं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स। अब यहां पर एक और चीज, ये जो नीचे का -2 आयोटा है, मैं इसको एक काम करता हूं, ई की पावर आयोटा एक्स के डिनोमिनेटर में लिख लेता हूं माइनस का 2 आयोटा, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उठा के मैं ऊपर ले जाता हूं। तो इस पूरे ब्रैकेट को उठा के अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये बचेगा 1 माइनस, अब देखो एक काम करते हैं, ये दो जगह माइनस है ना, माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूं, इसको हम ऐसा लिख देते हैं इस तरह से, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा, ये प्लस हो जाएगा। मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया ना, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, और ये बचेगा हमारे पास डी आयोटा -1 और अपॉन में आयोटा। बोलो भाई बात समझ में आ गई। और इसकी पावर हो गई -1 और बाहर लिखा x। किसी को कोई दिक्कत, देखो मैंने इसमें से माइनस साइन इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि ये 1 है और ये हमारा पूरा का पूरा x का काम करेगा। भाई ये क्या है एक्चुअल में, ये पूरा का पूरा हमारा x का काम करेगा। तो अब हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लगेगा 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1 का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम है, इसको यहां पर अप्लाई कर देते हैं। देखो अप्लाई करने पर क्या मिलेगा, आप जहां ध्यान से देखें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स अपॉन माइनस का 2 आयोटा ब्रैकेट। अब मैं यहां पर बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो ये पूरा का पूरा एक्स का काम कर रहा है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ये पूरा एक्स है भाई, 1 प्लस एक्स, तो यहां पर ये पूरा का पूरा एक्स है, इसको मैं लिख देता हूं। तो ये क्या आएगा, डी स्क्वायर अपॉन में 2 आयोटा प्लस डी आयोटा माइनस 1 और अपॉन में आयोटा। अच्छा अब इसके बाद देखो यहां तक तो हमारा आ गया, 1 प्लस एक्स आ गया, 1 प्लस एक्स, अब आएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन एक बात को यहां पर ध्यान से समझना, इसके आगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो अगर इस पूरे का जो होल स्क्वायर होगा, जब आप उस होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो यहां पर ए स्क्वायर में डी की पावर 4 आ जाएगा और यहां पर डी स्क्वायर आ जाएगा, और जब हम 2a भी करेंगे तो डी की पावर 3 आ जाएगा, और बाहर लिखा केवल एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे 1 आएगा, 2 बार करेंगे 0 आएगा। इसका मतलब हमें केवल डी की पावर 1 तक एक्सपेंड करना है, डी की पावर 2 लेने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम डी की पावर 2 लेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगी, तो इसलिए आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक एक्सपेंड करना है। तो हमेशा याद रखना एक्सपेंड कहां तक करना है ये डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर, ये जो वैल्यू बाहर लिखी है। अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो हम डी की पावर 2 तक एक्सपेंड करते, और अगर ये एक्स क्यूब होता तो हम डी की पावर 3 तक एक्सपेंड करते। तो अब यहां पर ध्यान से समझना, तो बाहर लिखा एक्स। अब आगे देखो, नाउ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स अपॉन माइनस का 2 आयोटा ब्रैकेट। अब ध्यान से देखो यहां पर, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट है इनको ओपन कर देते हैं, तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा प्लस डी आयोटा माइनस 1 अपॉन में आयोटा, है ना। ये एक ब्रैकेट को मैंने यहां से हटा दिया और एक्स। अब इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर हम यहां पर एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स अपॉन में माइनस का 2 आयोटा ब्रैकेट। अब ध्यान से देखो, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स आएगा प्लस, अगर मैं यहां पर एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो डी स्क्वायर, देखो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा इंटू में एक्स प्लस, और यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा आयोटा माइनस 1 तो कांस्टेंट है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, और ये आ जाएगा डी एक्स और अपॉन में आयोटा, ये हमारे पास आएगा। अब आगे देखो, नो इसके बाद देखिए क्या आएगा। अब आगे आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है ना। अगले स्टेप में आपको क्या करना है ये क्लियर हो गया होगा, ध्यान से देखो जरा। देखो अगर x को हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन तो खत्म हो गया। यहां पर x को करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब केवल आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा बचेगा। तो हमारे पास अब बच जाएगा पी आई इक्वल टू, ध्यान से देखो जरा, पी आई इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स अपॉन में माइनस का 2 आयोटा ब्रैकेट एक्स प्लस जीरो प्लस आयोटा माइनस 1 और अपॉन में आयोटा, ये बचेगा भाई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो ये तो 0 ही है, इसको चाहे तो मैं हटा ही देता हूं, यहां से इसको हम हटा ही देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा माइनस 1 अपॉन में 2, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी 2 नहीं, आयोटा है भाई, आयोटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर आयोटा एलसीएम ले लेते हैं, तो अगर मैं अंदर एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा हमारे पास पी आई इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ
ई की पावर में आयोटा एक्स अपॉन में माइनस का 2 आयोटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स आयोटा प्लस आयोटा माइनस 1 अपॉन में आयोटा, तो यही बचेगा। अब ये 2 आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा स्क्वायर बना देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो नीचे बन जाएगा प्लस का 2। क्या बन जाएगा? प्लस का 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पी आई इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर में आयोटा एक्स, है ना, और ब्रैकेट में एक्स आयोटा प्लस आयोटा -1, और अपॉन में इसके आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या करना है, पी आई इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ, अब यहां पर ई की पावर आयोटा एक्स का जो फॉर्मूला है वो हमें लिखना है। तो ई की पावर आयोटा एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, यही तो फॉर्मूला होगा। ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह यहां पर एक्स है, और मल्टीप्लाई में है एक्स आयोटा प्लस आयोटा -1, और इन सबके अपॉन में है 2। अब जरा ध्यान से देखो हमें क्या करना है। देखो अब ये दो ब्रैकेट हमारे पास आ गए, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से जो इमेजिनरी पार्ट है केवल उसको लेना है, रियल पार्ट को नहीं लेना है। क्लियर है? केवल इमेजिनरी पार्ट को लेना। अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहां पर केवल इमेजिनरी पार्ट को ही लूंगा। आप देखो कैसे, मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। देखो अगर मैं cos x का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो पहले मैं क्या करूंगा? cos x का मल्टीप्लाई x में करूंगा, तो सीधी सी बात है क्या आ जाएगा? cos x इंटू एक्स इंटू आयोटा आएगा, इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब x cos x आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट मुझे लेना है। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूं। आपको सबसे पहले क्या करना? cos x का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो क्या आएगा? x इंटू कॉस एक्स इंटू आयोटा। आयोटा को लेना नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि हमें केवल इमेजिनरी पार्ट लेना, आयोटा को छोड़ देना है। लेकिन हमें टर्म वो लेनी जिसमें आयोटा आ रहा हो, तो इस टर्म के अंदर आयोटा आ रहा है, इसलिए हमने एक्स कॉस एक्स को ले लिया, आयोटा को छोड़ दिया। अब आगे देखो, अब हमें इस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करना आयोटा में, तो अगेन आयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब हमें कॉस एक्स को भी लेना है। आगे चलते हैं, अब हमें इस cos x का मल्टीप्लाई करना है -1 में, तो cos x इंटू -1 माइनस का cos x रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को नहीं लेना है, क्योंकि हमें केवल इमेजिनरी पार्ट लेना, रियल पार्ट को छोड़ देंगे। अब आगे चलो, अब इस आयोटा साइन x का मल्टीप्लाई हम x आयोटा में करेंगे, तो देखो क्या होगा? x साइन x आएगा और आयोटा का स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा -x साइन x, जो कि रियल पार्ट है और रियल लेना नहीं है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन एक्स, अगेन हमारा रियल पार्ट आएगा, इसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद आएगा आयोटा साइन एक्स इंटू -1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और आयोटा, इसको लेंगे, तो यहां पर माइनस का साइन एक्स आ गया, और अपॉन में हमारे पास क्या है? 2 है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो फाइनली हमारे पास पी आई आ गया, पी आई इज इक्वल टू 1/2, 1/2, और देखो इस cos x में से cos x कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 बचेगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 cos x माइनस साइन एक्स। ये हमारा इस क्वेश्चन का पीआई हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट किया। एंड में जाके फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि करना क्या है। आपको इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना। देखो हम स्टार्टिंग से इमेजिनरी पार्ट लिखते हुए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं हम इमेजिनरी पार्ट को लिखते हुए? क्योंकि हमें करना क्या है, एंड में जाकर के ई की पावर आयोटा एक्स का फॉर्मूला पुट करना है, और जो भी आगे आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब एक तरीका तो ये कि आप दोनों का पहले पूरा पूरा मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, और उसमें से जो रियल पार्ट है उसको हटा दीजिए, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट लेना है इसमें से। या आप डायरेक्ट देख सकते हैं, देखो जब आप cos x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x cos x आयोटा आएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो x cos x हमारे आंसर में आएगा। लेकिन आयोटा को नहीं लेना, आयोटा के साथ वाला लेना है, लेकिन आयोटा को नहीं लेना।
उसके बाद जब आप cos x को आयोटा में करेंगे तो आयोटा cos x आएगा, तो इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब हमें cos x लेना है, आयोटा को छोड़ देना है। जब हम cos x को -1 में करेंगे तो माइनस का cos x आएगा, रियल पार्ट है, रियल पार्ट को नहीं लेना है, इमेजिनरी पार्ट को लेना है और आयोटा को नहीं लेना है। मतलब आपको वो वाला पार्ट लेना जिसमें आयोटा आ रहा है, बस आयोटा को छोड़ना है। उसके बाद आयोटा साइन एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स साइन एक्स आएगा और आयोटा का आएगा स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, इसका मतलब ये रियल पार्ट हो गया, इसको नहीं लेना है। उसके बाद आयोटा साइन एक्स को आयोटा में करेंगे तो आयोटा स्क्वायर साइन एक्स आएगा, अगेन आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा, नहीं लेना है। और उसके बाद आयोटा साइन एक्स का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस साइन एक्स आयोटा आएगा, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, तो आपको माइनस साइन एक्स लेना है। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब सीएफ हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, पीआई हमारा आ चुका है, अब हमें करना क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा नाउ जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन अब हम यहां पर लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो यहां पर y क्या, सी एफ क्या है भाई, सी एफ आया था C1 प्लस T2 x और e की पावर में x, यही आया था, देखो हाँ यही हमारे पास था। और पी आई हमारे पास आ गया 1/2 प्लस 1/2 x प्लस 1 cos x प्लस 1 cos x और माइनस का साइन x, ये हमारे पास आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आ गया सबको? तो मेरे ख्याल से सबको भी यहां पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो केस नंबर 5 के सभी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारा राइट हैंड साइड में एक्स की पावर n कॉस एक्स का फॉर्मेट है, तो केस नंबर 5 लगेगा, है ना। चलिए भाई केस नंबर 5 को अप्लाई कर देते हैं। डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, तो सी एफ बनाना है हमें, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहां से डी की हमारे पास देखो, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी माइनस 1 और डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डी की यहां पर दो वैल्यू आ गई, एक +1 और एक -1। तो दो रियल एंड डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, तो सीएफ का फॉर्मूला हो जाएगा C1 e की पावर में m1x प्लस C2 e की पावर में m2x। तो यहां से सीएफ हो गया C1 e की पावर में x प्लस C2 e की पावर में -x। सीएफ हमारे पास आ चुका। अब हम कैलकुलेट करेंगे पीआई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जरा ध्यान देंगे ना, पीआई। तो पीआई को कैलकुलेट करने का पहले तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। आप सबको पता है कि पीआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/fd इंटू में क्यू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां पर अगर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये आ जाएगा 1/1 डी स्क्वायर माइनस 1, और क्यू कितना है, क्यू हमारे पास यहां पर है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, है ना। चलिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब ध्यान दो, हमें करना क्या है, हमें यहां पर कॉस एक्स की जगह पर पुट करना है रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स। तो जल्दी से यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट ऑफ 1/1 डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर ई की पावर में आयोटा एक्स। इसका रियल पार्ट लेना भी हमें, है ना। एंड में जाके हम जो भी आएगा इसको सॉल्व करके उसका रियल पार्ट लेंगे, एंड में जाकर के जो भी इसको सॉल्व करके आएगा उसका क्या करेंगे, रियल पार्ट लेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, अब करना क्या है, रियल पार्ट लेना हमें इसका, है ना। तो सबसे पहले ई की पावर आयोटा एक्स को बाहर निकालते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ
क्योंकि अब हमारा ये केस नंबर 4 बन गया है। तो ई की पावर आयोटा एक्स को अगर बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन, हम डी को रिप्लेस कर देंगे डी प्लस आयोटा से, तो ये हो जाएगा डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। बस इसको अब सॉल्व करना है। देखो ये कौन सा केस बन गया, केस नंबर 3 बन गया। तो अब हमें यहां पर केस 3 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। रियल पार्ट ऑफ ई की पावर में आयोटा एक्स 1 अपॉन, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो सीधे -1 लिख दो, डी स्क्वायर -1, उसके बाद 2d प्लस 2d आयोटा और -1 और एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां पर डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा और माइनस का 2 भी आएगा भाई, है ना, माइनस का 2 भी आएगा। और आपको मालूम है हमें लोएस्ट डिग्री की टर्म को कॉमन लेना पड़ेगा, तो रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स 1 अपॉन, अब देखो नीचे एक काम करते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, -1 और -1 -2 लोएस्ट डिग्री हो गई, तो इसको ऐसा लिखता हूं मैं, -2 को सबसे पहले लिख लेता हूं, प्लस डी स्क्वायर और प्लस 2d आयोटा और x की पावर 2। अब आप सोच रहे होंगे सर -2 को सबसे पहले क्यों लिखा, -1 -1 -2, क्योंकि -2 की डिग्री जो है वो लोएस्ट है, इसको हमें कॉमन लेना है, तो जिसको हम कॉमन लेते हैं उसको हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो अब यहां से -2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, -2 को कॉमन लेके हमारे पास क्या बचेगा, पी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, देखो रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स, ई की पावर आयोटा एक्स 1 अपॉन, मैं यहां पर -2 को कॉमन ले रहा हूं, तो -2 अगर हम यहां पर कॉमन ले लें, -2 को अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, -2 की जगह 1 माइनस, और ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे और अपॉन में 2 आएगा, -d² अपॉन 2 और इधर बचेगा माइनस का 2d आयोटा अपॉन, माइनस का 2d आयोटा अपॉन में 2, ये आएगा, है ना, और x आएगा साथ में, क्या आएगा, x आएगा, x स्क्वायर, यहां पर हमारे पास x स्क्वायर है। बोलो भाई समझ में आ गया, साथ में क्या है, x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब हमें इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं पहले, पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर में आयोटा एक्स 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -2 ब्रैकेट, देखो यहां पर 1 माइनस, मैं यहां पर अगेन ब्रैकेट लगा देता हूं, d² अपॉन 2 बचेगा और माइनस, देखो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस डी आयोटा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये हमारा x का काम करेगा, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ये हमारा क्या है, x है। अच्छा माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस आएगा, ठीक है, चलिए भाई, बस अब हो गया। इसके बाद हम इस फैक्टर को उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो अब हमारे पास आ जाएगा पी आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर में आयोटा एक्स, ई की पावर में आयोटा एक्स और अपॉन में -2, देखो इस -2 को मैंने इसके नीचे लिख दिया, तो ये हमारे पास बचेगा 1 माइनस d² प्लस डी आयोटा और होल पावर में -1 एक्स स्क्वायर। अब यहां पर बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, तो पी आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर में आयोटा एक्स अपॉन में -2 ब्रैकेट 1 प्लस d²/2 प्लस डी आयोटा, है ना, यही आएगा 1 प्लस ये x है पूरा का पूरा। अब क्योंकि बाहर x स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब हमें d² तक की टर्म लेनी है, तो हमें एक टर्म और लेनी पड़ेगी अभी यहां पर,
अभी तो ये 1 प्लस एक्स आया, एक्स स्क्वायर भी लेना है, तो यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर लेता हूं तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी आयोटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद हम एक्स स्क्वायर लेंगे। तो समझ में आया हम आगे तक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें इसको तब तक एक्सपेंड करना है जब तक इसमें डी स्क्वायर आता है। तो देखो पहली टर्म में हमारे पास आ गया डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी आयोटा। अब इसकी एक टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म, मतलब इसका स्क्वायर भी लेंगे, क्योंकि इसके स्क्वायर में भी हमें एक डी स्क्वायर मिलेगा, तो इसलिए इसको आगे तक ले जाना है। आगे की टर्म नहीं लेंगे क्योंकि आगे अब आ जाएगा इसका क्यूब, और क्यूब में हमें डी की पावर 3 मिलेगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और बस यहां पर हमारा ये आगे क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स अपॉन में -2 ब्रैकेट। अब ध्यान से देखो, ये 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी आयोटा, ये तो हमें चाहिए। अब देखो इस ब्रैकेट में ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सीधी सी बात है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये डी की पावर 4 हो जाएगा, तो डी की पावर 4 की हमें जरूरत नहीं है, उससे तो आंसर 0 आएगा, छोड़ देते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसका मतलब यहां पर डी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर की जरूरत हमें है। अगर मैं 2a भी करता हूं तो डी की पावर 3 हो जाएगा, उसकी भी जरूरत नहीं है, बस हमें इतना ही चाहिए, और ये एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। ना नेक्स्ट स्टेप देखो अब ध्यान से, अब हमें क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो पी आई इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स माइनस का 2 और ब्रैकेट। अब जरा ध्यान से देखो, 1 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा भी, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं देखो, मैं थोड़ा यहां डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर इसके आगे अगर आएगा तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा, 2 बार डिफरेंशिएट करने पर एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर 2 मिलेगा, 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी अगली टर्म +1 आएगी। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है। ये एक्स स्क्वायर अगर इसके साथ में आएगा तो सीधी सी बात है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन होगा तो 2x आएगा और साथ में आयोटा आएगा, तो +2x आयोटा आएगा भी, 2x आयोटा, ठीक है। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर इसके साथ आएगा, तो जब इसके साथ आएगा तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा, 2 आएगा और साथ में आयोटा भी, आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो ये -2 आएगा, बस ये आ जाएगा हमारे। तो यहां पर अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स अपॉन में -2 और ब्रैकेट में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आयोटा, और ये बचेगा -1, क्या बचेगा, -1। अब यहां पर e की पावर आयोटा x का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ फॉर्मूला अगर मैं यहां पर लगाऊं तो ये आ जाएगा cos x प्लस आयोटा साइन x ब्रैकेट और एक्स स्क्वायर प्लस 2x आयोटा -1 और अपॉन में है -2। बस अब हमें वही काम करना है, मल्टीप्लाई करना है और इस बार रियल पार्ट लेना है, मतलब हमें इस बार वो टर्म लेनी है जिसमें आयोटा नहीं आएगा, आयोटा वाली टर्म को लेना ही नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है। देखो अगर मैं cos x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर cos x, रियल पार्ट है, रियल पार्ट को लेना है, इसमें आयोटा नहीं आ रहा है। अगर मैं cos x का मल्टीप्लाई 2x i में करूंगा, 2x आयोटा में, तो सीधी सी बात है आयोटा आएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को नहीं लेना, छोड़ देंगे। cos x का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो माइनस का cos x आएगा, रियल पार्ट है, लेना है। आयोटा साइन x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करूंगा तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, नहीं लेना है। अगर मैं आयोटा साइन x का मल्टीप्लाई 2x आयोटा में करूंगा तो सीधी सी बात है आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जिसकी वैल्यू -1 होती है, तो आयोटा खत्म हो जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा, तो इसका मतलब -2x साइन x आएगा भाई, -2x साइन x आएगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं -1 में करूंगा तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, हमें नहीं लेना है, और इसके अपॉन में आ रहा है -2, क्या आ रहा है, -2। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, मैं इन सब टर्म को अगर अब अलग अलग कर लेता हूं तो देखो क्या आएगा, हाँ यहां पर
2 है नीचे और हमारे पास ऊपर वाली टर्म ये। अब इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख लेता हूं, सही से मतलब अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 1/2, देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो 1/2 कॉस एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का एक्स साइन एक्स। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? प्लस का एक्स साइन एक्स मैंने अलग अलग कर दिया। देखो इसके साथ में 1/2 आएगा माइनस का, इसके साथ में 1/2 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स साइन एक्स आएगा। तो इसका मतलब फाइनली हमारे पास जो पी आई है वो आ चुका है, और कितना आया जरा ध्यान से देखो। पी आई इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है? पी आई हमारे पास आ रहा है एक्स साइन एक्स। अब देखो इसमें से कॉस एक्स कॉमन भी आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, एक्स साइन एक्स को सबसे पहले लिख लेता हूं। एक्स साइन एक्स को मैंने सबसे पहले लिख दिया। इन दोनों में से कॉस एक्स कॉमन आ रहा है और 1/2 भी कॉमन आ रहा है, तो प्लस 1/2 प्लस 1/2, और क्या कॉमन आ रहा है? 1/2 कॉमन आ रहा है, कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। देखो आप अपने आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कॉमन लेके लिख रहा हूं। तो एक्स साइन एक्स प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया? पी आई आ गया फाइनली। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे ना। जनरल सॉल्यूशन, अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा जरा ध्यान दें ना। जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। हम सी एफ भी निकाल चुके, पी आई भी निकाल चुके, बस हमें वैल्यू पुट करनी है। सी एफ कितना था? C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स, प्लस पी आई कितना है? पी आई हमारा ऊपर लिखा है 1/2 एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये हमारा हो गया पी आई। और अब ये इस क्वेश्चन का हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, है ना, फाइनल आंसर हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि केस नंबर 5 के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। केस नंबर 5 के क्वेश्चन बहुत इजी है, बस प्रॉपर सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, है ना। जब आप इनको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कॉपी में, देखो आपको यहां पर देख के भले ही लिख रहा होगा कि सब तीसरी स्लाइड पे आप चले गए, लेकिन आप देखो कितना थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं है। जब आप इसको रजिस्टर में सॉल्व करेंगे ना, तो एक ही पेपर में पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक ही पेपर में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई आगे चलें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले से सॉल्व कर रखा है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स। अब यहां पर देखो तीन फंक्शन आ रहे हैं भाई, कितने फंक्शन आ रहे हैं? तीन फंक्शन यहां पर आ रहे हैं, ई की पावर एक्स भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, और कॉस एक्स भी आ रहा है। तो आपको लग रहा होगा सर दो फंक्शन का केस है, तीन कैसे आ गए? तो एक चीज बेटा मैं आपको यहां पर बता दूं, देखो आपको मालूम है अगर राइट हैंड साइड में कभी भी ई की पावर एक्स का फॉर्मेट आता है, तो हम क्या करते हैं? ई की पावर एक्स को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो अगर हम इसमें से ई की पावर एक्स को बाहर निकाल देंगे तो एक्स कॉस एक्स ही तो बचेगा, और एक्स कॉस एक्स कौन सा केस है? केस नंबर 5। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये केस नंबर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी करा चुका हूं, बस लास्ट लेक्चर में डिफरेंस क्या था, यहां पर साइन एक्स था, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज था, और मैं इसको लास्ट लेक्चर में करा चुका हूं। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन केस नंबर 4 से भी हो जाएगा, ये क्वेश्चन केस नंबर 4 से भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसको आप कर भी सकते हैं। केस नंबर 4 में लास्ट लेक्चर में लास्ट के जो दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए थे, वो दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो केस नंबर 4 से भी हो जाएंगे और केस नंबर 5 से भी हो जाएंगे, दोनों से हो जाएंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। देखो सबसे पहले तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा, देखो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। देखो कभी भी अगर आपको x cos x e की पावर x इस तरह का तीन का फॉर्मेट आपको दिखाई दे, कभी भी एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आता है और वहां पर आपको तीन तीन फंक्शन लिखे हुए दिखाई देते हैं, तो उसको देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें आगे करना क्या है। बस आप इतना समझ जाना कि अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है
तो ये क्वेश्चन या तो केस नंबर 4 से होगा या केस नंबर 5 से होगा, ये कंफर्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के सीएफ निकालेंगे। तो सीएफ तो इसका बहुत सिंपल है, आ गया है ना, इक्वल और रियल रूट आ रहे हैं। पीआई का फॉर्मूला लगाएंगे, देखो हमने लगा दिया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना भाई, यहां पर ई की पावर एक्स आ रहा है और आपको मालूम है अगर राइट हैंड साइड में कभी भी ई की पावर एक्स दिखाई दे तो सबसे पहले उसको लेफ्ट में ले आओ, उसको बाहर निकाल दो। तो इसको बाहर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द केस नंबर 4। तो फोर्थ केस के अकॉर्डिंग ई की पावर एक्स को बाहर निकालेंगे और क्या करेंगे, डी, ध्यान दीजिएगा, रिप्लेस डी बाई, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, तो डी को डी प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, बस इतना काम करना है। तो अगर मैं यहां पर डी को डी प्लस 1 से रिप्लेस करता हूं तो ये डी प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर ये 1/d² एक्स कॉस एक्स आएगा, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब यहां पर इसको ध्यान से देखो, लास्ट लेक्चर में हमने आखिरी के 2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करे थे जहां पर इस तरह का फॉर्मेट बन रहा था। अब इसको आगे करने के 2 तरीके हैं। एक तो केस नंबर 4, मतलब केस नंबर 4 एक्चुअल में तो यहां पर कोई केस अब बन ही नहीं रहा। देखो एक तरीका तो ये है कि आपने यहां पर केस नंबर 4 को अप्लाई कर दिया है। अब आप एक्स कॉस एक्स का 1/d² का मतलब है 2 बार इंटीग्रेशन, आप इसका 2 बार डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट के लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, वहां पर साइन एक्स था तो वहां पर एक्स साइन एक्स आ रहा था, वहां पर हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की हेल्प से इसको 2 बार इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकाल दिया था। बात समझ में आ रही है। तो अगर ध्यान रखना मेरी बात का, अगर कभी भी आप क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वहां पर नीचे 1/d² या 1/d की पावर 3 या 1/d आ जाता है, तो आप इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से भी कर सकते हैं, या फिर आप केस नंबर 5 लगा सकते हैं। देखो केस नंबर 5 अब लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स की पावर n और कॉस एक्स का फॉर्मेट आ गया ना। तो यहां पर आप केस नंबर 5 भी लगा सकते हैं और यहां पर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स भी लगा सकते हैं, दोनों चॉइस आपके पास है। लास्ट लेक्चर में मैं इस टाइप के 2 क्वेश्चन करा चुका हूं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, है ना। चलिए आज इसको कर लेते हैं केस नंबर 5 से। केस नंबर 5 से, तो केस नंबर 5 से अगर हम करेंगे तो इस पार्ट को हमें अलग लेना पड़ेगा। तो इसको हम अलग ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया केस नंबर 5 का। और cos x आ रहा है तो सीधी सी बात है रियल पार्ट होगा, तो रियल पार्ट ऑफ 1/d² x और cos x की जगह लिख देंगे e की पावर आयोटा x। उसके बाद e की पावर आयोटा x को बाहर निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू केस 4। अब देखो यहां पर केस 4 दोबारा लग गया, तो e की पावर आयोटा x को बाहर निकालेंगे, d की जगह d प्लस आयोटा लिखेंगे, तो ये d प्लस आयोटा का स्क्वायर बन गया। बस अब आपको क्या करना है, इसमें से लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना है। अब देखो यहां भी 2 तरीके करने के, एक तरीका तो ये है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो और ओपन करने के बाद लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लो, तो वहां पर आपका 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 का फॉर्मूला लग जाएगा। या दूसरा तरीका यह कि आप ब्रैकेट को ओपन ना करें, आप यहां से आयोटा को बाहर कॉमन ले लें, तो जब आप डी प्लस आयोटा में से आयोटा को बाहर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा आयोटा स्क्वायर। देखो इस तरह से मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया अंदर से, मैंने ब्रैकेट को ओपन नहीं करा, आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, मैंने नीचे -1 लिख दिया और इसको मैं नीचे से उठा के ऊपर ले गया, नीचे पावर 2 थी तो ऊपर -2 हो गई। देखो अगर आप यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते और उसके बाद लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेते तो यहां पर पावर -1 आता और ये एक्सप्रेशन कुछ और आता ओपन होने के बाद, तो वहां पर आपको पावर -1 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता, लेकिन यहां पर आपको पावर -2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बस इतना अंतर है। तो अब इसका फॉर्मूला यहां पर बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए बाइनोमियल थ्योरम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 का लगेगा। क्या होता है ये फॉर्मूला, ये होता है आपका 1 - 2x प्लस 3x² माइनस 4x³, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस इसी को यहां पर एक्सपेंड करना है, बाहर क्या लिखा है x लिखा है, तो हमें केवल d की पावर 1 तक एक्सपेंड करना है। तो यहां पर देखो 1 और -2x, देखो 1 - 2x, तो ये 2d अपॉन आयोटा आ गया। अगली टर्म क्या आएगी, अगली टर्म आएगी 3d² अपॉन आयोटा, तो सीधी सी बात है 3d² अपॉन आयोटा स्क्वायर, तो d स्क्वायर हमें चाहिए नहीं, हमें केवल d तक चाहिए, तो इतना ही चाहिए, आगे की टर्म हमें नहीं चाहिए, तो आगे की टर्म को नहीं लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। बस अब क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर करेंगे x आएगा और यहां पर देखो करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो ये 2 अपॉन आयोटा आ जाएगा।
उसके बाद इस -1 को अंदर ले जाओ तो ये 2/i माइनस एक्स आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर e की पावर आयोटा एक्स की वैल्यू पुट करनी है, cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, और ये अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हमें क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए। अगर मैं cos x का मल्टीप्लाई 2/i में करूंगा तो 2 cos x अपॉन आयोटा आएगा, मतलब इमेजिनरी है, छोड़ देंगे, हमें तो रियल लेना है। फिर cos x का x में करेंगे तो माइनस का x cos x आएगा, ले लिया हमने, रियल पार्ट है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो इसका इसमें करेंगे तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा, 2 sin x आएगा, तो ले लेंगे भाई, आयोटा से आयोटा खत्म हो गया तो रियल पार्ट बचा ना 2 sin x, ठीक है। इसका अगर इसमें करेंगे तो x sin x आयोटा आएगा, इमेजिनरी पार्ट है, छोड़ देंगे, बस यही हम लेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, 1/d² cos x की वैल्यू हो गई। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो 1 में e की पावर x और है, तो e की पावर x और ये आ जाएगा, ये हमारा pi है, जनरल सॉल्यूशन दोनों को ऐड करके आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि केस नंबर 5 के जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर cos x है तो आप रियल पार्ट लेके चलेंगे, लिख के चलेंगे रियल पार्ट। रियल पार्ट कब तक लेंगे, इस रियल पार्ट को आप तब तक लिखेंगे जब तक आप रियल पार्ट को लेना ले, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट में जो रियल पार्ट है उसको लेना है, इमेजिनरी पार्ट को छोड़ देना है। और अगर आप इमेजिनरी पार्ट, साइन एक्स का क्वेश्चन है तो आप इमेजिनरी पार्ट लिख करके चलेंगे, और कब तक लिखेंगे, जब तक आप इमेजिनरी पार्ट को ले ना ले, उसके बाद हटा देंगे। क्लियर है। तो यहां पर केस 5 के 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 2 क्वेश्चन और हैं यहां पर, अगर आप इनको प्रैक्टिस करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखो यहां सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है x cos x, तो यहां पर केस नंबर 5 लगेगा, है ना। देखो इसमें केस नंबर 5 लगेगा, इसमें केस नंबर 4 लगेगा। अच्छा एक और चीज मैं यहां पर दोबारा से आपको बता देता हूं, अगर इस क्वेश्चन में मान लीजिए ये तो राइट हैंड साइड तो सेम है, लेकिन मान लो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को चेंज कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दें, चेंज कर दें, मान लीजिए यहां पर 4 कर दें या 5 कर दें। कहने का मतलब ये अगर लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो जाएगी तो ये नीचे फिर 1/d² नहीं बचेगा। मान लीजिए यहां पर 1/d² प्लस 1 आ गया, तो याद रखना अगर 1/d² प्लस 1 आ गया तो अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। इंटीग्रेशन हम तब कर सकते हैं जब 1/d, 1/d², 1/d की पावर 3 आ जाए। अगर कुछ और आ जाएगा डी के साथ में तो फिर वहां पर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर यहां पर 1/d² प्लस 1 आ जाता तो इसमें फिर हम केवल केस नंबर 5 से ही इसको कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, वो ये सोचता है कि अगर राइट हैंड साइड में इस तरह का फंक्शन लिखा है तो हमेशा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। चलिए तो ये केस हमारा कंप्लीट हो गया। अब पीआई का हमारा एक लास्ट केस बचा है जिसको हम कहते हैं जनरल केस, है ना। जनरल केस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऐसा केस है कि उस केस से आप हर एक केस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उसको जनरल केस कहते हैं। तो जनरल केस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगेन जनरल केस जो है वो इजी है, क्या है, इजी है, ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं होगी, बस फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, आसानी से उसके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें पीआई के सारे केस कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।